स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अगर कांग्रेस सोनिया गांधी, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसों को राज्यसभा भेज रही है, तो बीजेपी किन्हें राज्यसभा भेज रही है? बीजेपी के इन नामों को जरा ध्यान से देखिए। जो पिछले कुछ सालों में जो अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन में बीजेपी ने जिन लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया है, उसमें धर्मशिला गुप्ता, अमरपाल मौर्य, इसके अलावा साधना सिंह, ऐसे नामों को अगर पिछले नामों से जोड़ें तो इन सब में क्या बात कॉमन है, जरा इन नामों को सुनिए। बाबूराम निषाद, सुमित्रा वाल्मीकि, जयप्रकाश निषाद, राम शकल, सकलदीप राजभर, कांता कदम, कविता पाटीदार, संगीता यादव, गीता शाक्या, कल्पना सैनी जैसे नाम। तो इन नामों में एक कौन सा कॉमन थ्रेड है? कॉमन थ्रेड ये है कि ये सारे नाम जो हैं, इनमें से कोई भी पार्टी का बड़ा नेता नहीं है, मास लीडर नहीं है, न ही वो इंटेलेक्चुअल है अभिषेक मनु सिंघवी की तरह जो नोटेड लॉयर हैं, और न ही ये सारे नेता अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह जैसे बड़े राजनीति के यानी कि बीजेपी की राजनीति के चाणक्य रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे नेताओं को राज्यसभा में क्यों भेज रहे हैं? इनके पीछे की भेजने की रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में किस तरह से बीजेपी के राज्यसभा फुटप्रिंट को, यानी कि राज्यसभा जो एक जमाने में एलिट क्लासों की सभा मानी जाती थी, रिटायरी लोगों की सभा मानी जाती थी, यानी कि जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया उसे राज्यसभा भेज दो। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी राज्यसभा के कांटूर को, किस तरह से उसके कलेवर को बदल रहे हैं इन पिछले 10 सालों में। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नरेंद्र मोदी के इस बदलते तेवर की। बात 2006 की। सुधांशु मित्तल दिल्ली के एक बड़े व्यापारी, जिन्हें अरुण जेटली कभी व्हीलर डीलर कहते थे, या फिर अरुण जेटली उन्हें मजाक मजाक में टेंट वाला भी कहते थे, क्योंकि उनका कारोबार टेंट का था और टेंट के जरिए एक ज़माने में वो प्रमोद महाजन के राइट हैंड व्यक्ति माने जाते थे। यानी कि प्रमोद महाजन की जो बैकडोर, अगर किस तरह के उनके जो बिजनेसेस होते थे, उनको संभालने का काम सुधांशु मित्तल किया करते थे। लेकिन सुधांशु मित्तल ने वहाँ से लेकर एक लंबी यात्रा तय की और उन्होंने अपने बिजनेसेस के जरिए, अपने उद्योग के जरिए ढेर सारा पैसा कमाया, जिसे अरुण जेटली टेंट वाला या व्हीलर डीलर के नाम से संबोधित करते थे। 2006 में राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे और उस दौरान में राजनाथ सिंह ने जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो एक्स्ट्रा वोट थे, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है उसे जिताने के बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा वोट बचते हैं तो उसको सुधांशु मित्तल को देने का करार किया। सुधांशु मित्तल ऑफिशियली बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन एक्स्ट्रा वोट के जरिए वो राज्यसभा का चुनाव जीत सकते थे। लेकिन अरुण जेटली ने और लालकृष्ण आडवाणी, जो उस समय पार्टी के सर्वेसर्वा थे, उन लोगों ने आपत्ति जताई और राजनाथ सिंह को अपने कदम वापस खींचने पड़े, क्योंकि अरुण जेटली का कहना था कि एक टेंटेड पर्सन जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी, जो बीजेपी की इंटीग्रिटी है, उससे मेल नहीं खाता, और एक ऐसे व्हीलर डीलर को बीजेपी का वोट देना कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो इमेज है, उस पर धब्बा लगाने जैसा है। आप उससे अगर आगे बढ़ें, कट टू 2012, जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, अंशुमन मिश्रा नाम के एक सज्जन थे जो शॉडी कैरेक्टर थे, और उनको नितिन गडकरी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया झारखंड के दरवाजे से। क्योंकि झारखंड पहले से ही बदनाम राज्य रहा है, जहां पर एमएलए की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, और नितिन गडकरी ने उन्हें भेजने का फैसला किया क्योंकि वो बिजनेसमैन थे और उनके ढेर सारे कारोबार थे, ढेर सारे उनके अपने अर्थमेटिक थे। लेकिन बीजेपी में बवाल हो गया। न केवल लालकृष्ण आडवाणी बल्कि शांता कुमार, यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि किस तरह से बीजेपी को बेचा जा रहा है। एक वैसे व्यक्ति को जो पार्टी की आइडियोलॉजी से ताल्लुकात नहीं रखता, उसको राज्यसभा देकर, और बाद में नितिन गडकरी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और अंशुमन मिश्रा का जो कैंडिडेचर था उसे रद्द करना पड़ा, यानी कि उन्हें जो टिकट दिया गया था नॉमिनेशन का, उसे वापस लेना पड़ा। अगर आप देखें पिछले 10 सालों में कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी या वाजपेयी के दौर में, अगर वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के दौर को देखें तो राज्यसभा में जो थे वो बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिसमें केशुभाई पटेल, जसवंत सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे बड़े दिग्गज नेता राज्यसभा में बीजेपी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते रहे।
वाजपेयी और आडवाणी ने अपने दौर में 3 तरह के नेताओं को राज्यसभा में भेजा। पहले उस तरह के नेता थे जो कि लोकसभा चुनाव हार गए या फिर लोकसभा में बीजेपी का फुटप्रिंट इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए जो चुनाव हारे नेता को राज्यसभा में भेजना जरूरी था, क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख नेता थे और इसलिए उन्हें राज्यसभा में जगह दी गई, जिसमें शांता कुमार हों, जिसमें कि सीपी ठाकुर हों, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा हों, या फिर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जो अपने अपने दौर में राज्यसभा में रहे। दूसरे उस तरह के नेता थे जो पार्टी के आइडियोलॉग थे, यानी कि पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने वाले, जिसमें कि बाल आप्टे हों, अरुण शौरी हों, या फिर चंदन मित्रा हों, बलवीर पुंज हों, इस तरह के नेता जो एलिट क्लास के नेता थे, जो अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और जो कि पार्टी की आइडियोलॉजी को या तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलकर या फिर अपने कॉलम के जरिए पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करते थे। उन सारे नेताओं को राज्यसभा में भेजा गया। तीसरे उस तरह के नेता थे जो संघ के बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने के लिए जरूरी थे। एक तरह से वो रिटायरी नेता थे, लेकिन उनको राज्यसभा में भेजा गया, जो वाजपेयी और आडवाणी ने अपने दौर में उन नेताओं को भेजा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को देखें, नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद से जिन नेताओं को राज्यसभा में भेजा है, वो बड़े चौंकाने वाले ट्रेंड रहे हैं। अगर आप देखें कि इस समय जो 28 नॉमिनेशन राज्यसभा के हुए हैं, जो बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, उनमें से जो कुछ केंद्रीय नेता हैं उनको छोड़कर, यानी कि जो मुरुगन है जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका लोकसभा जीतना नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों राज्य एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पे लोकसभा का चुनाव वो नहीं जीत सकते। तो उसी तरह से कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, 28 में से 4 नेताओं को छोड़ दिया जाए, और इसके अलावा जो 4-5 और नॉमिनेशन हुए हैं जो कि अपने अपने राज्यों में अपने समय के वो नेता रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं या फिर विधायक रहे हैं। जैसे बिहार में भीम सिंह का उदाहरण ले लें, भीम सिंह कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी हुआ करते थे, बाद में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे। तो उस तरह के नेताओं को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो कि कोई मास लीडर नहीं है अपने अपने राज्यों में। वो वैसे नेता हैं जो इलेक्टोरल फुटप्रिंट के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि मास लीडर की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। दूसरा, वो उस तरह के भी नेता नहीं हैं जो इंटेलेक्चुअली अरुण शौरी या फिर बलबीर पुंज या फिर आप कहें कि बाल आप्टे की तरह वो इंटेलेक्चुअल डिविडेंड राज्यसभा में जो कहा जाता है कि अपर हाउस जो है, जहाँ पे वो अपने टैलेंट के जरिए राज्यसभा में एक फुटप्रिंट छोड़ जाएं, वो नेता उस कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठते। तो कौन है ये नेता? अगर आप बाबूराम निषाद को देखें, संगीता बलवंत को देखें कि जो ईबीसी कैटेगरी से आती हैं, उसी तरह से कविता पाटीदार को देखें जो पिछले राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हुए हैं, ये सारे वैसे नेता हैं जो कि अपने अपने कास्ट के जो बीजेपी के का जो एक्सपेंशन का प्लान है उसमें फिट बैठते हैं। यानी कि इनमें से ढेर सारे नेता ओबीसी से आते हैं, ढेर से सारे नेता एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं जो बीजेपी के एक्सपेंशन प्लान में फिट बैठते हैं। जरूरी नहीं कि ये राज्यों के नेता हों, ये अपने जिले के नेता हैं, कुछ कस्बों के नेता हैं, कुछ मंडल के नेता हैं, लेकिन ये बीजेपी के फुट सोल्जर हैं, यानी कि जमीन पर लड़ने वाले नेता हैं जो जमीन पर अपनी अपनी तरीके से पार्टी के संगठन की तरफ से या फिर संगठन के अलावा वो चुनाव में किसी न किसी तरीके से बीजेपी के एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में उन नेताओं को चुना है जो पार्टी की आइडियोलॉजी से इतर जाकर वो बीजेपी के एक्सपेंशन प्लान को किस तरह से इनरिच कर सकते हैं। भले वो राज्यसभा में कोई डिविडेंड दें या ना दें, राज्यसभा के इंटेलेक्चुअल बहस को वो इनरिच करें या ना करें, लेकिन बीजेपी का जो फुटप्रिंट है, बीजेपी का जो एक्सपेंशन प्लान है ग्राउंड पे, उसमें वो मजबूती दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुमेर सिंह नाम के सज्जन को मध्य प्रदेश से चुना, और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने जब सुमेर सिंह सोलंकी को फ़ोन किया, सुमेर सिंह सोलंकी उस समय एक कॉलेज के अध्यापक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और वो उस समय कॉलेज में पढ़ा रहे थे। जब उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप भोपाल आ जाइए, आपको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला है, तो सुमेर सिंह सोलंकी को विश्वास नहीं हुआ
और बीजेपी की पूरी मध्य प्रदेश यूनिट अगले 1 घंटे तक ये खोजती रही कि सुमेर सिंह सोलंकी नाम का व्यक्ति बीजेपी में कौन है। और जब उन्हें पता नहीं चला तब उन्होंने दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और उन्हें पता चला कि सुमेर सिंह सोलंकी नाम का एक सज्जन है जो कि मध्य प्रदेश के गाँव में बनवासी यानी कि ट्राइबल लोगों के बीच में अपने अपने सामाजिक कार्यों के लिए पिछले कई सालों से, चाहे वो पानी की समस्या हो या ड्रग एडिक्शन की समस्या हो, इसको लेकर काम कर रहा है। और इसका चुनाव आरएसएस की सिफारिश और दिल्ली की तरफ से हुआ है। राज्य इकाई को उसकी भनक तक नहीं थी कि ये सुमेर सिंह सोलंकी नाम का सज्जन कौन है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्ति का चुनाव किया कि एक व्यक्ति जो आदिवासी इलाकों में बीजेपी के फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए, आरएसएस के फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसका चुनाव हुआ। एक दूसरा उदाहरण आप देख लें बिहार से। बिहार में धर्मशीला गुप्ता का चुनाव हुआ है। धर्मशीला गुप्ता जो महिला हैं और बिहार के महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने आज तक लोकसभा का चुनाव तो छोड़ दीजिए, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने म्युनिसिपल का चुनाव लड़ा था दरभंगा से, वो मेयर का चुनाव हार गई थी। तो यानी कि एक व्यक्ति जो मेयर का चुनाव भी हार चुका है, उसे सीधे राज्यसभा की एंट्री दे देना, ये शायद नरेंद्र मोदी की जो उनका एक्सपेंशन प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। क्योंकि वाजपेयी और आडवाणी के दौर में राज्यसभा का टिकट उन्हें मिलता था जो काफ़ी एक्सपीरियंस नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और अनुभव प्राप्त करते करते 60-70 साल तो लग ही जाते हैं। तो ज़्यादातर नेता उस एज ब्रैकेट में थे जो 65 और 70 साल की कैटेगरी में थे और अपने अपने राज्यों के स्थापित नेता थे या फिर अपने अपने राज्यों के इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी के बड़े ही चाणक्य थे। उन नेताओं को, उन आइडियलॉग को वाजपेयी और आडवाणी ने टिकट दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सुमेर सिंह सोलंकी का चुनाव कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी भी वार्ड स्तर का भी चुनाव नहीं लड़ा। वो धर्मशीला गुप्ता का चुनाव कर रहे हैं जो मेयर का चुनाव भी हार चुकी, और छत्तीसगढ़ से जिस राजघराने के परिवार को उन्होंने चुना है, उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत छोटे स्तर पे की, लेकिन वो अपने अपने कास्ट के हिसाब से वो इलेक्टोरल बीजेपी के फुटप्रिंट को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनका चुनाव किया। जैसे बिहार से उन्होंने 2022 में उन्होंने चुनाव किया था। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्य, बीजेपी का उस समय एजेंडा था कि जो नीतीश कुमार की जो जाति है और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, ईबीसी वोट बैंक, उसको कैसे डेंट किया जाए। नीतीश कुमार का सपोर्ट कुर्मी वोट बैंक में और ईबीसी वोट बैंक में है। कुर्मियों के वो नेता माने जाते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीजेपी कुर्मी समुदाय में जो सबसे बड़ा चंक धानुक माना जाता है, जो कुर्मियों से अपनी डिफरेंसेस रखता है, मतभेद रखता है, उसके नेता को राज्यसभा पहुंचा दिया। और वो व्यक्ति उस समय बीजेपी की यूनिट में सेक्रेटरी था, वो जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था। तो एक बड़े छोटे से संगठन के एक बड़े छोटे से पद के व्यक्ति को उन्होंने सीधा राज्यसभा दे दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को एलीट क्लास, मास लीडर या फिर रिटायरी लोगों की सभा से हटकर उन्होंने राज्यसभा को वैसे लोगों की सभा बनाने का काम किया है जो बीजेपी के फुटप्रिंट को मजबूत कर सकें, जो बीजेपी के जो फुट सोल्जर हैं, जो कि लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते, जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाते। कई सारे इसमें ऐसे नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए या पहली बार जीते, दूसरी बार हार गए, और वो कई सालों से टिकट मांग रहे थे और बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी क्योंकि उनकी इलेक्टोरल विनेबिलिटी इंश्योर नहीं थी। तो वैसे नेताओं को नरेंद्र मोदी ने सीधा राज्यसभा का दरवाजा उन्हें राज्यसभा में बिठा दिया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के ढेर सारे प्रवक्ताओं को भी राज्यसभा में बिठा दिया है, चाहे उसमें अनिल बलूनी हो, चाहे उसमें जफरुल इस्लाम हो। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे स्पोक्स पर्सन, अभी समीक भट्टाचार्य का पश्चिम बंगाल से उन्होंने चुनाव किया। तो इस तरह से ऐसे प्रवक्ता जो पार्टी को दिन रात डिफेंड करते हैं लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्हें भी राज्यसभा में बिठाया है। ये एक बड़ा चेंज नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और बीजेपी के इलेक्टोरल अर्थमेटिक के हिसाब से राज्यसभा में उन लोगों को एम्पावर करने का जो जिम्मा उठाया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बदलती तस्वीर की एक बानगी है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।